हेडिंग दीजिएगा, ठीक, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक, क्या देख लेते हैं हम लोग, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, आज नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, है ना, डेमो चल रहा है तो सब अलग टॉपिक, थोड़ा सा पेड़ पौधे से अलग हटके। ठीक, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले देख लेते हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, अगर हम देखा जाए सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो भी जीव होते हैं उनमें भोजन और उनके अंदर में रहने वाले जो द्रव पदार्थ है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए कुछ तंत्र होता है। जैसे विकसित जीव है उसमें स्पेशल वेसल्स पाया जाता है, जो अविकसित होता है, जो एक कोशिकीय होते हैं, ठीक, उनमें उस तरीके से नहीं होता है। अगर केवल परिसंचरण तंत्र की बात किया जाए तो परिसंचरण तंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव में, ठीक, दूसरा होता है किसमें, बहुकोशिकीय जीव में, बहुकोशिकीय जीव में, बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, अमीबा, अगर मान लो ये अमीबा है, ठीक, इसमें अगर कोई द्रव है इस तरीके से, इसके अंदर में अगर क्या है, द्रव है, तो इस द्रव को ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करेगा, तो विसरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन, ठीक, डिफ्यूजन। परंतु जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिनमें विकसित अंग पाया जाता है, अंग तंत्र पाया जाता है, जैसे मनुष्य, ठीक, पशु पक्षी, पशु पक्षी, ठीक, इत्यादि, ठीक, ध्यान रखिएगा, इत्यादि। इनमें जो आपका रक्त होता है, ठीक, वो मतलब इसमें जो बहने का जो माध्यम होता है वो क्या होता है, रक्त होता है। और रक्त जो है निश्चित वाहिनी में बहता है, जैसे कि धमनी एवं सीरा में बहता है। ठीक, पहले समझना है आपको कि एक कोशिकीय जीव में जो द्रवों का जो परिसंचरण है वो किसके माध्यम से होता है, विसरण, डिफ्यूज होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर। जैसे कि मान लीजिए अमीबा है, ये खाना कैसे खाता है, जैसे मान लो इस तरीके से इसका फूड है, ये अमीबा इस तरीके से, ये आएगा पहले इस नजदीक आएगा इस तरीके से, अब ये आ गया नजदीक, ये पहले ये क्या करेगा, इस तरीके से अपने अंग को डेवलप करेगा, फिर इसको क्लोज कर देगा, ठीक है, इस तरफ से, और ये अंदर चला जाता है। ठीक है, और ये कूटपाद की मदद से चलता है, सीडोपोडिया बोलते हैं उसको। जैसे कि चलेगा किस तरीके से मूव करेगा, ठीक, ये सीडोपोडिया इस तरीके से ये अपने पैर के तरीके से बनाते हुए चलेगा, इसको कूटपाद बोलते हैं। तो कहने का मतलब है ये एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव के अंदर में जो भी पदार्थ है, जो द्रव पदार्थ है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने ले जाने के लिए कोई विकसित तंत्र नहीं होता। ठीक, वहां पर विसरण के माध्यम से वो क्या होता है, ठीक, गमन करता है, जैसे कि अमीबा में। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है, प्रमुख रूप से आपका कौन, मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि, इनमें रक्त के माध्यम से, जैसे कि आपका प्रोटीन विटामिन, वो किसके माध्यम से बहेगा, रक्त के माध्यम से, अर्थात परिवहन का माध्यम रक्त होता है। ठीक, जो कि बंद परिसंचरण तंत्र में चलता है। तो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के हो गए, एक होता है ओपन, एक हो गया क्लोज्ड। ठीक है, यानी कि ठीक है, ये आपका खुला परिसंचरण तंत्र हो गया। कैसा हो गया ये, खुला परिसंचरण तंत्र। ये हो गया आपका बंद परिसंचरण, बंद, बंद मतलब ठीक, इसमें जो ब्लड है वो ठीक धमनी और सीरा में बहेगा, धमनी और सीरा में बहेगा, कि कहीं भी बहते रहता है, पूरे बॉडी कैविटी में नहीं फैला रहता है, वो निश्चित वाहिनी में क्या होता है, बहता है। तो ये है इंट्रोडक्शन किसका, ठीक, आपका परिसंचरण तंत्र का। और उसमें से रक्त परिसंचरण तंत्र यहां पर आ रहा है, ठीक, किसमें, बहुकोशिकीय जीव में। ठीक है, किसमें आ रहा है, बहुकोशिकीय जीव में। अब आ जाइए, केवल हम देख लेते हैं, ठीक है, रक्त क्या होता है, क्या होता है भाई रक्त, ब्लड किसको कहते हैं, रक्त क्या होता है, ब्लड। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, क्या है, तरल, ठीक, संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, एग्जाम में ये पूछा जाता है,
ठीक, तरल संयुजी उत्तक। इसका जो पीएच मान है ये भी पूछा जाता है, ठीक, 7.4। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, लगभग 5.5 लीटर, ऐसा ही होता है ना। ठीक, 5.5 लीटर क्या होती है, रक्त। तो ध्यान रखिएगा, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.5, 7.4। ठीक है, इसकी मात्रा जो होती है वो लगभग 5.5 लीटर होता है। ठीक, रक्त के बारे में ध्यान रखिएगा, रक्त के जो संगठन है, ठीक, कंपोजिशन, इसको देख लेते हैं। संगठन यानी कि कंपोजिशन, अच्छा, रक्त का कार्य इसको लास्ट में देख लेंगे, पहले देख लेते हैं रक्त का संगठन। ठीक, पहले इतना बना लेते हैं, बनाते बनाते चलिए। ठीक है, ब्लड है, ठीक, ब्लड को हम क्या कहते हैं, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। ठीक, इसकी टोटल मात्रा होती है 5.5, अधिकतम है, ध्यान रखिएगा। महिलाओं में थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक, 4.5 लीटर के आसपास। ठीक है, 4.5 लीटर से प्लस में। संगठन का मतलब होता है, ठीक, इसका अवयव क्या है, इसका अवयव यानी कि ये जो ब्लड होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको हम देख लेंगे अवयव को, पहले इतना आप देख लीजिए। हम जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो अंतिम रूप से किस में चला आता है, ब्लड में। जो हमारे शरीर के हार्मोन्स है वो किस में चले आते हैं, ब्लड में। ठीक, इसका मतलब जितने भी हमारे जैविक पदार्थ है वो किसके माध्यम से बहते हैं, ब्लड के माध्यम से। सारे चीजों को ये कंटेंट रखता है, मतलब अपने साथ मिला के रखता है। तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, हमारे शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है, 5.5 लीटर। ठीक है, इसके संगठन को हम देख लेते हैं, कंपोजिशन को देख लें। अब एक सिंपल सा बीच में लिखेगा संगठन, ठीक, ऐसा करके संगठन। ठीक, प्रकार नहीं है ना ये, ध्यान रखिएगा, यानी कि ब्लड किससे बना है उसकी बात है। ठीक, रक्त, ठीक, रक्त, ब्लड, ब्लड, ब्लड जो है इसके दो संगठन है, होते हैं प्रमुख। एक होता है रक्त के कण, ठीक, पार्टिकल्स, और एक होता है रक्त का तरल भाग। ठीक, कैसा भाग, तरल भाग। ध्यान रखिएगा, रक्त के दो भाग होते हैं, एक रक्त में कण पाया जाता है जिसको हम पार्टिकल्स या कर्पसल्स कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है उसका तरल भाग, ठीक, लिक्विड भाग। ठीक, कौन सा भाग, लिक्विड भाग। इसी लिक्विड भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा, जो पूरे ब्लड का, ठीक, 55% होता है। ठीक, ये भी पूछा जाता है, कितना परसेंट होता है, 55%। और ये जो कण वाले पार्ट है ये पूरे ब्लड का कितना बच गया, 45%। ठीक, तो ब्लड जो है, ब्लड में कण भी होते हैं और ब्लड में क्या होता है, तरल वाला भाग भी होता है। ठीक, अब इसको पहले समझ लीजिए, जब हम ब्लड को इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में निकालते हैं, ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में निकालते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा टेस्ट ट्यूब। अगर आपने इसमें ब्लड को डाल दिया है, और ब्लड को डालने के बाद देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें ब्लड डाला, ब्लड के बाद इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला जाता है। किस मशीन में जाता है, सेंट्रीफ्यूगल, जो उसको अगर उसमें डालोगे उसको बहुत तेजी से वो घुमाएगा। ठीक, इसमें एंटी कोगुलेंट मटेरियल डालते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको घुमाते हैं, जिससे रक्त में, ध्यान रखिएगा, रक्त का जो तरल भाग है वो ऊपर में इस तरीके से दिखेगा, पीला कलर का दिखेगा, ये अधिकतर भाग। और रक्त का जो कुछ भाग नीचे में आपको लाल वाला भाग दिखेगा इस तरीके से। ठीक, ये नीचे वाला लाल भाग। तो ये जो ऊपर का जो भाग है आपका, ठीक, ये रक्त का तरल भाग है। ठीक, इसी को क्या बुलाता है, प्लाज्मा। क्या बुलाता है, प्लाज्मा। और रक्त के कण वाला भाग ये, पार्टिकल्स वाला भाग है ये। ठीक, ध्यान रखिएगा, कौन सा भाग है, पार्टिकल्स। अब जो प्लाज्मा वाला भाग है, तरल वाला भाग है, उसमें वे सभी पदार्थ होंगे जो हम भोजन करते हैं। प्रोटीन रहेगा, ठीक है, जितने प्रकार के पोषक तत्व है सब उसी में रहेगा। ठीक है, जितने प्रकार के हार्मोन्स हैं सब उसी में रहेगा। किस में रहेगा, तरल वाले भाग में। ठीक, कण वाले भाग में कौन कौन सा चीज रहेगा। ठीक, तो इसको पहले तरल वाले भाग को लिख लीजिए। ठीक, इसको तरल वाले भाग इसमें लिखिएगा। ठीक, इसमें प्रमुख रूप से क्या क्या रहते हैं, इसमें प्रमुख रूप से, ठीक, कुछ प्रोटीन रहेंगे। ठीक, इसमें अधिकतर भाग जल रहता है।
ठीक, इसमें कुछ मात्रा में क्या रहेंगे, लवण रहेंगे, इसमें हार्मोन रहेंगे, क्या रहेंगे, हार्मोन। ठीक, तो ये सारी चीजें प्लाज्मा में रहता है। प्लाज्मा का भी संगठन देखें तो प्लाज्मा में दो चीजें होती है। ठीक, प्लाज्मा इसके अलावा, ठीक, ये बाहर से मिला हुआ चीज है, इसका मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वो जा रहा है, हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि जो सिक्रेट कर रहा है वो जा रहा है। ठीक, तो ये बाहरी चीज है जो हमारे ब्लड में मिला हुआ है। प्लाज्मा मिला होता है, बना होता है सीरम, ठीक, और फाइब्रिनोजिन से। ठीक, ध्यान रखिएगा, फाइब्री, ठीक, नोजिन। ये फाइब्रिनोजिन कुछ नहीं है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन होता है ना, उसी प्रकार का एक प्रोटीन है। अब से पूछा जाता है, जैसे कि कोविड के समय आप ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली में खासकर ज्यादा हुआ था कि जो व्यक्ति कोविड से ठीक हो गए उसके सीरम को निकाल के जो पेशेंट है उसमें डाला जाता था, इंजेक्ट किया जाता था। क्यों? क्योंकि उसके सीरम में एंटीबॉडी बन जाता है। क्या बन जाता है? एंटीबॉडी। क्या बन जाता है? एंटीबॉडी, यानी प्लाज्मा वाले पार्ट पे रहता है एंटीबॉडी। उससे क्या होता था, सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाता था। तो सीरम के बारे में पूछा जाए, सीरम है क्या? ठीक है, तो सीरम प्लाज्मा का एक भाग है। अर्थात जब सीरम को पूछेगा तो आपको इस तरीके से समझाना है, सीरम में, सीरम क्या होता है, जब प्लाज्मा में से, जब आपके इस रक्त के प्लाज्मा में से ये जो फाइब्रिनोजिन नामक जो तत्व है जो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, फाइब्रिनोजिन नामक जो तत्व है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? सीरम। क्या प्राप्त होता है? सीरम। तो सीरम प्लाज्मा का एक भाग है। ये तब हमको प्राप्त होता है जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन को अलग कर देते हैं। क्या अलग कर देंगे? और फाइब्रिनोजिन क्या है? ये एक प्रकार का, ठीक, रक्त का थक्का जमाने वाला, ठीक, तत्व है। ये लिख लेना, फाइब्रिनोजिन में इसके वजह से रक्त का थक्का जमता है, ब्लड का क्लॉटिंग होता है, थक्का। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं रक्त का थक्का जमने का जो प्रोसेस है, ब्लड क्लॉटिंग किसके वजह से होता है? फाइब्रिनोजिन। तो ये पूछा जाता है। फिर से हम आ जाते हैं, हमारा जो ब्लड है वो दो उसमें अवयव है। पहला अवयव है, ठीक, उसका तरल भाग, ठीक है। दूसरा अवयव है उसका कण वाले भाग। तरल वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। जो टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है? 55% होता है। ठीक, इसमें वे सभी तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा, जल पाया जाएगा, लवण पाया जाएगा, हार्मोन पाया जाएगा। जब हम अलग से प्लाज्मा पढ़ेंगे तो प्रोटीन के टाइप्स देखेंगे, ग्लोबिन, ठीक है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, इन सभी को क्लासिफाई करेंगे प्रोटीन में। ठीक है, ये जो प्लाज्मा होता है इसको और देखा जाए तो इसके अंदर सीरम और फाइब्रिनोजिन नामक तत्व होता है। तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन को हटा देते हैं तो हमको सीरम प्राप्त होता है। और उसी समय कोविड के समय एक इंस्टीट्यूट का नाम बहुत चला था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां पर यह दवाई बन रहा कोविड का। कहां पर है? पुणे। पुणे में क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसको भी लिख लीजिए, ये नाम बहुत चला है। ठीक, कोविड के समय जो कोविड का जो दवाई बन रहा था वो यही बन रहा था। ठीक, सीरम इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया, ये कहां पर है? पुणे में। ठीक, पुणे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहां ये आया समझ में? यहां तक ये क्लियर हो गया? प्लाज्मा वाला भाग तरल भाग है, उसी तरल भाग में हमारे जितने घुलित पदार्थ है, डिजोल्व पदार्थ, वो सब उसी में घुले रहेंगे, कण वाले पार्ट में नहीं रहेगा। ठीक, इसका मतलब है अगर किसी को डॉक्टर के पास आप जा रहे हो तो जो ब्लड टेस्ट करने वाला है, ठीक, उसने लिख दिया मलेरिया या टाइफाइड, चेक कराओ आप, तो जो ब्लड टेस्ट करने वाला किस में टेस्ट करेगा? वो पार्टिकल्स में खोजेगा कि प्लाज्मा में देखेगा? प्लाज्मा में देखेगा, पार्टिकल्स में नहीं देखेगा। ठीक, इसका मतलब है जब वो इस तरीके से वो करेगा तो इसी पीले वाले भाग को निकालेगा और पीले वाले भाग से ही वो जांच करेगा। लेकिन हमको ये पता करना है कि आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसा है, आपको जल्दी बीमारी क्यों हो जा रहा है, तो आपको डब्ल्यूबीसी का काउंट देखना है, आपके शरीर में प्लेटलेट्स कितनी मात्रा में है। ठीक है, तो हम कण वाले पार्ट को देखेंगे, फिर ये प्लाज्मा वाले पार्ट को नहीं देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब इस कण वाले पार्ट को अब समझते हैं। ये जो कण वाला पार्ट होता है, ठीक, इसके तीन भाग होते हैं या तीन प्रकार होते हैं। ठीक, समझे? तीन। सबसे पहला है आरबीसी, आरबीसी, ठीक, दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी, ठीक, और तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स। ठीक, ध्यान रखिएगा, आरबीसी लाल रुधिर कणिका,
लाल रुधिर, ठीक, कणिका। उसी तरीके से यह आपका श्वेत रुधिर कणिका, ठीक, रुधिर कणिका। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, ठीक, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। इसको वैज्ञानिक भाषा में, ठीक है, कुछ अलग नाम से जाना जाता है, जैसे, ठीक है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है आरबीसी को, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक, ध्यान रखिएगा, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ठीक, ल्यूकोसाइट, ठीक। और इसको कहा जाता है थ्रम्बोसाइट, 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 ठीक। तो इस तरीके से कण वाले पार्टिकल के तीन भाग हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक। लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या हो गए आपके तीन भाग, कौन कौन सा हो गया, लाल रुधिर कणिका आरबीसी, ठीक, श्वेत रुधिर कणिका डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। तो ये हमारे ब्लड के कण वाले पार्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक, जिनको वैज्ञानिक रूप से या ठीक टेक्निकल रूप से एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ठीक, ये पूछा जाता है ना, ठीक। लाल रुधिर कणिका को और किस नाम से जाना जाता है, ये हो गया एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाएगा, ल्यूकोसाइट, ठीक। प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाएगा, थ्रम्बोसाइट, ठीक है। तो ये क्रमशः इस नाम को याद रखिएगा, ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रम्बोसाइट। आया समझ में। अब इंडिविजुअली देख लेते हैं, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को, ठीक, फिर बाद में हम प्लाज्मा में आएंगे। यहां तक आया समझ में, यहां तक आया समझ में, आया कि नहीं आया, आया। चलिए अब देख लेते हैं आरबीसी। लिखिएगा लाल रुधिर कणिका, आरबीसी, आरबीसी, ठीक, लाल रुधिर कणिका, ठीक है। देखिएगा इसका सबसे पहले इसका निर्माण देख लेते हैं, ठीक। जब व्यक्ति भ्रूण अवस्था में रहता है, एम्ब्रॉय अवस्था में, भ्रूण, ठीक, एम्ब्रॉयटिक स्टेज में रहता है, ठीक, एम्ब्रॉयटिक स्टेज में होता है, अर्थात मां के गर्भ में होता है। तो उस समय, ठीक, इसका निर्माण जो है कहां होता है, ठीक, दो जगह पे, ठीक, उसका यकृत में और उसकी प्लीहा में, ठीक है, यकृत और प्लीहा, ठीक। अगर बच्चे का शरीर का डेवलपमेंट हो रहा है, पेट में, मां के गर्भ में है, ठीक, यानी भ्रूण अवस्था में है, तो आरबीसी का निर्माण उस समय उसके यकृत में होगा और प्लीहा में। जन्म के बाद ध्यान रखिएगा, जब उस बच्चे का जन्म हो जाता है, तो जन्म के बाद वो जब शिशु अवस्था में रहेगा, शिशु अवस्था में, तो इस समय, ठीक, इसका जो निर्माण है लाल अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है, बोन मेरो में होता है, ठीक, जिसको हम कहते हैं रेड बोन मेरो, यानी अस्थि मज्जा, पहले लिखिए, अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा मतलब समझ रहे हो, अस्थि में मज्जा होता है, बोन के अंदर मेरो होता है, ठीक। चिकन में तो नहीं पता चलता है, मटन में पता चलता है। मटन में नल्ली ऐसे करके करते हो, जो निकलता है अंदर से वो क्या है, मेरो है, बोन मेरो। उसी के अंदर में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अब इसके भी दो पार्ट हैं, जो बोन मेरो को ध्यान रखिएगा, बोन मेरो को भी दो पार्ट है, ठीक। तो सबसे पहले एक बोन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, बोन, ये बन गया एक बोन, ठीक। जब बोन को देखोगे तो बोन, ठीक, इस तरीके का स्पेसियस रहेगा अंदर में। अच्छा, सभी बोन नहीं रहेगा ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके जो मोटे हड्डियां वाले जो स्पेस है उसी में इस प्रकार का चीज होता है। ये आपका होलो है, यानी कि खोखला वाला एरिया, इस तरीके से। अब ध्यान रखिएगा, इसके दो भाग हैं, ठीक। किनारे किनारे में पीले कलर का बोन मेरो पाया जाता है, किनारे किनारे में, एक किनारे में इस तरीके से, ये बोन मेरो है, ये किनारे में और इस किनारे में, ध्यान रखिएगा, इन दोनों किनारे से आरबीसी बनता है, आरबीसी बनता है, और बीच वाले हिस्से से बनता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है।
क्या बनता है, डब्ल्यूबीसी। इसको समझिएगा, एक बोन मेरो का हिस्सा है, ठीक है, बोन मेरो का हिस्सा, किनारे किनारे का जो बोन मेरो होता है, ठीक, इस बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है, और जो बीच वाला हिस्सा है इसमें क्या बनता है, इससे डब्ल्यूबीसी बनता है, और दोनों यही बन रहे हैं, आरबीसी भी यही बन रहा है हड्डी में, और डब्ल्यूबीसी भी कहां बन रहा है, ठीक, अस्थि मज्जा में। कहां बन रहा है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। इसका मतलब है कि बोन मेरो भी दो प्रकार का होता है, ठीक, बोन मेरो भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक किनारे किनारे वाले हिस्से में और एक बीच वाले हिस्से में। किनारे किनारे वाले हिस्से से, ठीक, आरबीसी का निर्माण होता है, और बीच वाले हिस्से से, ठीक, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। अब आ जाइए आगे देखते हैं, इसका जो आकार है, आरबीसी का आकार, आरबीसी का आकार उभयावतल होता है। कैसा होता है, उभयावतल होता है, बाई कॉनकेव होता है, बाई कॉनकेव होता है, ठीक। इसका मतलब ये इस तरीके से दोनों तरफ से क्या रहेगा, चपटा रहेगा, या इस तरीके से देखो तो ये बीच से चपटा रहेगा, बीच से चपटा, बालूशाही टाइप का, ठीक, बाई कॉनकेव, यानी कि ऊपर से भी चपटा, नीचे भी चपटा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो आरबीसी का आकार उभयावतल होता है, यानी उभय अवतल, यानी दोनों तरफ से अवतल है, उसका तल धसा हुआ है, ठीक है। कैसा है, उसका तल धसा हुआ है, ठीक है। इसी में और आगे आपसे पूछेगा, आरबीसी में ठीक है, जो मनुष्य का आरबीसी होता है, मनुष्य का आरबीसी, आरबीसी, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक का अभाव होता है, इसको लिखिएगा, क्या होता है, केंद्रक का अभाव, ठीक। तो अपवाद इसका है, ठीक, अधिकतर जंतुओं में ध्यान रखिएगा केंद्रक का अभाव होता है, लेकिन अपवाद दो जानवर हैं, अपवाद, ठीक, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा, ठीक, ऊंट तो जान रहे हो, लामा जान रहे हो, इनमें केंद्रक पाया जाता है, इनके आरबीसी में, यह पूछा जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक, क्या पाया जाता है, केंद्रक। ऊंट और लामा ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक। आरबीसी है क्या, सेल है, तो सेल में केंद्रक पाया जाएगा, लेकिन आरबीसी में नहीं पाया जाता, ह्यूमन में नहीं पाया जाता, अधिकतर स्तनधारियों में नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन ये जो ऊंट है और लामा इसके अपवाद हैं, ऊंट और लामा इन दोनों में केंद्रक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इसका जीवन अवधि, लाइफ स्पेन कितना होता है, ठीक, इसका जीवन अवधि, अगर एक बार, ठीक, इसका निर्माण हो गया तो ये कितने दिनों तक जिएगा, तो कितने दिन तक जिएगा, 120 दिन, मात्र 120 दिन, 120 दिन तक जिएगा, इसका मतलब 4 महीने, ठीक है, औसतन इसका, ठीक, लाइफ स्पेन, जीवन अवधि कितना माना गया है, ठीक, 120 दिन, ठीक। फिर से आइए समझिए, आरबीसी ये हमारे ब्लड का कण वाला पार्ट, ठीक, रेड ब्लड कर्पसल्स, कर्पसल्स मतलब कणिकाएं, ठीक। ये जो है इसका निर्माण भ्रूण अवस्था में हमारे यकृत में और हमारे प्लीहा में होता है। अब प्लीहा कहां है, कहां है प्लीहा, यकृत तो सबको पता है, लीवर यहां पर है, प्लीहा कहां है, हमारा पेट होता है, ये पेट है यहाँ, इस तरीके से ये, इस तरीके से ये पेट है, ठीक, यहाँ आपका अग्नाशय है, बस वही पीछे में स्प्लीन है, ठीक है, स्प्लीन आपके पेट के जस्ट बगल में, ठीक, स्प्लीन है, ठीक है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद, ठीक है, आरबीसी का निर्माण बोन मेरो में होता है, इसका आकार उभयावतल है, ठीक है। मनुष्य में आरबीसी, मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक का अभाव पाया जाता है अधिकतर जीवों में, ठीक है, परंतु इसके दो अपवाद हैं, ऊंट और लामा, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, 120 दिन, ठीक है, 120 दिन। ध्यान रखिएगा, 120 दिन के बाद जब आरबीसी मृत हो जाता है, ठीक है, आरबीसी क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, जब मर जाता है, आरबीसी जब मृत हो जाता है, ठीक है, इसके बाद ये कहां जाएगा, हमारे शरीर में कोई भी और या कोई भी, जैसे कि हमारा सेल बन रहा है तो सेल डेड भी हो रहा है, उसी तरीके से आरबीसी बन रहा है तो आरबीसी डेड भी हो रहा है। तो आरबीसी, डेड आरबीसी अगर घूमते रहेगा ब्लड में तो ब्लड तो प्रदूषित हो जाएगा, ठीक, कहां जाएगा, कहां जाएगा बताओ, हाँ, प्लीहा में, कहां जाएगा, प्लीहा में, ठीक है। तो मृत आरबीसी, ध्यान रखिएगा, आरबीसी ये जाता है प्लीहा में, स्प्लीन में, प्लीहा, कहां, प्लीहा, स्प्लीन,
ठीक, स्प्लीन, और यहीं पर जाके ये मृत होता है, यानी कि आरबीसी यहीं पर मृत होता है, यहीं पर डिकम्पोज होता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं। आरबीसी की क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। ठीक, आरबीसी का कब्र कौन है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, प्लीहा को माना जाता है। और प्लीहा में ध्यान रखिएगा, प्लीहा को ठीक ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये एक प्रकार का क्या है? ठीक, ब्लड बैंक है। क्या है? ब्लड बैंक। हमारे शरीर में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जहां पर ब्लड स्टोर होता है प्लीहा के अलावा। ठीक, प्लीहा में कुछ मात्रा में ब्लड क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। हमारे बॉडी का क्या है? ब्लड बैंक। हृदय ब्लड बैंक नहीं है, वो पंपिंग मशीन है, मोटर है। ठीक, ब्लड को ला रहा है और ब्लड को ठीक है आगे भेज रहा है। लेकिन यहां पर इसीलिए बोला जाता है कि आप 1 यूनिट ब्लड आराम से दे सकते हो किसी को, उससे आपके शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास रिजर्व है, आपका बॉडी जो है उतना ब्लड को बचा के रखा हुआ है इमरजेंसी सिचुएशन में। एक मेरा ही दोस्त था जो बिलासपुर में एक्सीडेंट हो गया, उसका बिलासपुर में रोड एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए। ठीक है, तो जब उसको ये देखा, हॉस्पिटल में नहीं, पहले तो घर में ही रहा, उसका नॉर्मल होता नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल डॉक्टर से चेकअप कराया, तो बाहर में उसको कुछ भी समस्या नहीं था। उसके बाद रात में उसका पेट फूलने लग गया। ठीक, उसके बाद उसको ये अपना ओवरब्रिज नहीं है, ठीक, आपका वो तिफरा वाला ओवरब्रिज, वहीं पर एक हॉस्पिटल है, वहां उसको एडमिट किए। जब वो चेक किया तो उसका स्प्लीन फट गया था, यानी ब्लड पूरा बॉडी कैविटी में फैल गया था। स्प्लीन क्या हुआ था? फट गया था। उसके बाद उसको ऑपरेट करके स्प्लीन को हटाए, पूरे ब्लड को साफ किए, ये जो पूरा अंदर में पूरा ब्लड फैल गया था। ठीक, अब वो बिना स्प्लीन के जी रहा है। इसका मतलब उसके बॉडी में अब क्या नहीं है? स्टोरेज नहीं है, इसका ब्लड नहीं है। ठीक है, और आरबीसी वहां पर डेड नहीं होगा। हालांकि बॉडी अन्य तरीके से, ठीक, आपके शरीर में ध्यान रखिएगा डब्ल्यूबीसी है, वहां पर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट है, वो भक्षण कोशिकाएं हैं, वो खाएंगी अब। यानी कि हमारे बॉडी में कुछ भी अगर खराब हो रहा है तो खाने वाले और सेल भी हैं, एक पे निर्भर नहीं है बॉडी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी मृत्यु होने के बाद ठीक प्लीहा में जाके मृत्यु होती है, इसीलिए इसको आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं। इसको आरबीसी को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर का क्या है? ब्लड बैंक है। अब आ जाइए आरबीसी। आरबीसी में एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसका नाम क्या है? ठीक, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन ये 2 प्रकार का चीज है, इसमें हीम नामक वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट वर्णक, और ग्लोबिन नामक प्रोटीन। ठीक, ग्लोबिन नामक क्या है? ये प्रोटीन है ये। ठीक, ये जो हीम नामक वर्णक है यही आपके लोहा वाले तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक, एफी से, और इसी का कलर क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इसी का कलर लाल होता है। ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो है रक्त जो है वो आपको लाल दिखता है, लाल दिखता है। ठीक है, वास्तव में ये लाल किसका कलर है? हीम का है ना। ठीक, ग्लोबिन हमारे ब्लड का वह पार्ट है, ठीक, जो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा, यानी गैसों को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, अर्थात ये विभिन्न प्रकार को जो गैस हैं उसको परिवहन करने का काम यही करता है, परिवहन। अभी हम वही बताएंगे कि हीमोग्लोबिन जो है, ठीक, इसका कार्य क्या है? गैसों का परिवहन करना, क्योंकि ब्लड का यही कार्य है। ब्लड में गैस क्या होती है? परिवहन। सांस लिया आप, फेफड़े में चला गया, फेफड़े के सबसे किनारे हिस्से में ठीक वायु कुपिकाएं पाई जाती है, एयर वॉक्यूल्स, उसके बगल में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन जो है वो किसमें चला जाता है? ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन का कार्य है, ठीक, कि यह गैसों का परिवहन करता है। किसका परिवहन करेगा? ठीक, गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। ठीक है, और ये ग्लोबिन कर रहा है वास्तव में। जैसे कि अब हम इसको हीमोग्लोबिन बोले, HB, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये भी एग्जाम में पूछा है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करेगा? 4 ऑक्सीजन को। कितने ऑक्सीजन को? 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बाकी गैस भी, जब ये हीमोग्लोबिन का संयोग ऑक्सीजन से होता है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं?
ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमो ठीक ग्लोबिन। ठीक है, अब हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर चला गया हीमोग्लोबिन के पास, ब्लड में ऑक्सीजन ने मतलब हीमोग्लोबिन ने उसको पकड़ लिया, किसको, अब वो ब्लड पूरे शरीर में फैलेगा और सेल में जाके वो दे देगा ऑक्सीजन को, सेल में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास और वहां पर वो श्वसन करेगा। श्वसन वहां होता है अर्थात भोज्य पदार्थों से एनर्जी को रिलीज करना। ठीक है, जो सांस लेना इसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन होता है सेल में। ठीक है, समझिएगा। अब वहां पर जब रेस्पिरेशन होगा तो उसका बाई प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसी को फिर हीमोग्लोबिन वहां से पकड़ लेगा सेल से और बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और ये फिर हमारे फेफड़े में आएगा, ये हमारे कहां आएगा, लंग्स में, और लंग्स के माध्यम से फिर डिफ्यूज होके, ठीक है, ये नाक के माध्यम से ठीक शरीर के बाहर चला जाएगा, डिफ्यूजन होगा। तो इस तरीके से ठीक गैस का ये क्या कर रहा है, आदान प्रदान, क्या कर रहा है, गैस का आदान प्रदान। ठीक, और गैस को कैरी कर रहा है। अब अभी ठंडी का समय है, अब इसी समय एक कंडीशन होता है, केस होता है। इसी के साथ होता क्या है कि कुछ लोग जो है बंद कमरे में आग जला देते हैं, बंद कमरे में क्या जला देते हैं, आग। क्या जलाते हैं, आग। जब बंद कमरे में आग जलाएगा तो आग जलाने से एक चीज निकलता है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है, अब इस चीज को दोनों को समझ लीजिए, ये दोनों के दोनों ठीक अस्थाई यौगिक हैं, अस्थाई यौगिक हैं। ठीक, इनस्टेबल कंपाउंड है, अस्थाई यौगिक। इसका मतलब है आसानी से टूट जाएंगे, ठीक, जुड़ भी जाएंगे आसानी से और टूट भी जाएंगे आसानी से, अस्थाई है ना। ठीक, इसका मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा, सेल में जाएगा, तुरंत हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को छोड़ देगा, वहां तुरंत वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के फिर लेके आ जाएगा और तुरंत फेफड़े में क्या करेगा, वो छोड़ देगा। लेकिन ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक बार हीमोग्लोबिन को पकड़ लिया तो ध्यान रखिएगा, ये स्थायी यौगिक बना लेता है। क्या बना लेता है, स्थायी यौगिक बना लेगा। ठीक है, इसका मतलब अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है हीमोग्लोबिन को नहीं छोड़ेगा। क्या नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, जिसके वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, किसकी क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है कैरी करने की क्षमता, कैरी करने की क्षमता, क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जब आप सोए हो ऑक्सीजन नहीं जाएगा आपके ब्लड में, ठीक, सेल में नहीं जाएगा, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। ठीक, पूरे ब्लड में पूरे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे डाउन होगा और सोते ही सोते आदमी खत्म, नहीं पता चलेगा, सोते ही सोते पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक एक सेल से लेकर समस्या होगी ना। अब वो सेल हृदय का भी सेल है, हृदय सेल को भी जब से जन्म लिया है हम लोग, जन्म लिए हैं तब से हृदय का सेल काम कर रहा है। बाकी को तो रेस्ट दे दियो, अपने ब्रेन को रेस्ट दे दियो, सो गए हो, हाथ पैर सबको रेस्ट दे दिए, दिल को रेस्ट दिए हो क्या, एक आध दिन रेस्ट दे देते, एक आध सेकंड के लिए रेस्ट दे देते, क्यों जी, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए रुक जाए, थोड़ा सा कितना काम करेगा, तो क्या होगा, शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं हो पाएगी, समझे ना। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता रखता है, ठीक, यानी कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से ठीक है हमारा शरीर यानी ठीक है शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाएगी, मृत्यु। स्थायी यौगिक बना लिया, वो आसानी से टूटेगा नहीं, ठीक, क्या बना लिया, स्थायी यौगिक, आसानी से टूटेगा नहीं। और ये केस मिल ही जाता है आपको, ठीक, इस तरीके से केस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। आरबीसी, और आरबीसी की मात्रा मेल और फीमेल में कितना होता है, ठीक, 40 से 45 लाख, ठीक है ना, प्रति घन प्रति एमएम, एक एमएम 1 सेंटीमीटर के अंदर में 10 लाइन है, ठीक, एक लाइन 1 एमएम, और 1 एमएम का आप स्क्वायर बना लो, घन बना लो, क्या बना लो, घन, तो उतना एक घन एमएम में ठीक 40 से 45 लाख आरबीसी पाए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है, ठीक, महिला में थोड़ा सा 5-10 लाख कम, ठीक है, समझे ना। चलिए, ये भी पूछा जाता है, ठीक, आरबीसी की मात्रा हमारे रक्त में कितनी होती है, आरबीसी की
मात्रा, ठीक है, सामान्यतः 40 से, ठीक, 45 लाख, ठीक, घन वर्ग मीटर, नहीं एमएम, एमएम ना, वर्ग मीटर हम लोग का आदत है ना, मिलीमीटर, ठीक, इसका मतलब 1 मिलीमीटर, एक स्केल होता है, 1 सेंटीमीटर के 10 लाइन होते हैं, वो एक लाइन जो है, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का डिस्टेंस, वो आपका क्या है, अब उसका घन बनाइए आप, ठीक, घन मतलब सब तरफ से, चारों तरफ लूडो का गोटी टाइप का, ठीक, केवल स्क्वायर नहीं बनाना है, ऐसे 4 लाइन, ठीक, इस तरीके से, और उतना में लगभग 40 से 45 लाख आरबीसी पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 40 से 45 लाख आरबीसी पाए जाते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा आरबीसी। अब हम देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक, आया समझ में? एक बार रिपीट कर लेते हैं, जरूरी रिपीट करना। चलिए फिर से देखिए, यहां से आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहां होता है? यकृत में और प्लीहा में होता है, ठीक है। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब कहां होगा? बोन मेरो में। इसका आकार किस प्रकार का है? उभयावतल, उभय अवतल, दोनों तरफ से अवतल है, ठीक है। बाई कॉन्केव, कॉन्केव मतलब धसा हुआ, जैसे लेंस होता है कॉन्केव लेंस, ठीक है। मनुष्य में आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन 2 ऐसे जीव है जिसमें पाया जाएगा, ठीक है, ऊंट और लामा। लामा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, हाँ, भेड़ जैसा, लेकिन लामा हमारे यहां नहीं पाया जाता है, ठीक, ये अमेरिका में पाया जाता है। तो साइंस वाले तो जान गए ना जी, बाकी लोग नहीं जाने अभी, सब साइंस वाले ही होंगे, लेकिन लामा ध्यान में नहीं गया होगा। चलो देखो लामा को, ठीक, लामा थोड़ा सा, ये देखो लामा है, ये देखो, ठीक, ये वाला डायग्राम को देखा, लामा, ये क्या आपका? लामा, देखो देख रहा है आप ही को, ये देखो। चलिए, इसका जीवन अवधि, आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? 120 दिन, ठीक है। जब आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात आरबीसी नष्ट हो जाता है, तो कहां जाके जमा होता है? स्प्लीन में, अर्थात यहीं पर उसका क्या होगा? अपघटन होगा। इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र या कब्रगाह, ठीक है। और यहीं पर कुछ मात्रा में ब्लड हमारा स्टोर रहता है, इसलिए आरबीसी को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक, ठीक है। हाँ, आरबीसी का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है आरबीसी का, ठीक, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 चीज से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम एक प्रकार का वर्णक है, पिगमेंट है, ठीक, जो कि लोहे से बना होता है, यानी आयरन से बना होता है, और जिसका कलर क्या होता है? लाल। इसीलिए ब्लड का कलर लाल होता है। और हम लोग जब एग्जाम में पूछा जाता है तो यह बताना पड़ता है, ठीक, कि ब्लड का कलर लाल आरबीसी की वजह से है, और आरबीसी का लाल कलर हीमोग्लोबिन की वजह से है, और हीमोग्लोबिन की का जो लाल रंग है वो हीम की वजह से, ठीक। हालांकि हीमोग्लोबिन पूछता है, कौन पूछता है? ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है, इसी ग्लोबिन प्रोटीन का काम है कि विभिन्न गैसों का क्या करना? परिवहन करना, ठीक है। तो गैसों का परिवहन कैसे करेगा? एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा, यह भी पूछा गया है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है? 4। अब मान लो इसी में इसने, ठीक है, किसको पकड़ लिया है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड को, ऐसे करके कार्बन मोनोऑक्साइड को इस तरीके से 3 को पकड़ लिया, स्थायी यौगिक बना लिया है, ठीक। एक बेचारा लेके जा रहा है, थोड़ा मोड़ा काम चल रहा है, ठीक। इसका मतलब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर को नहीं मिल रहा है, छोड़ नहीं रहा ये, ठीक, क्या कर नहीं रहा है ये? छोड़ नहीं रहा है। इसका मतलब शरीर धीरे 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 ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे बॉडी ऑर्गन फेल्यूर हो जाएगा, पूरा बॉडी ऑर्गन फेल्यूर, ठीक, और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, ठीक है। यही हुई हीमोग्लोबिन, जब, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए, बंद कमरे में आग नहीं जलाना चाहिए। अब जो आग जलाते हैं, ठीक, किस कमरे में जलाते हैं? देखे हो, सिगड़ी लगा रहता है ऊपर धुआं निकलने के लिए, सिगड़ी लगा रहता है। और अब बाकी लोग क्या करते हैं? लेकिन गांव में जो खप्पर वाला है वहां समस्या नहीं है, क्लोज्ड वाले एरिया में लगा दिए, बढ़िया खिड़की दरवाजा बंद कर दिए तो समस्या है। और यह भी बोला जाता है रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पेड़ रात में, ठीक, रेस्पिरेशन में उल्टा काम करते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन देने के बजाय वो क्या करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होने की वजह से जमीन के नीचे आ जाएगा वो, और वहीं पर आप सोए खटिया लगा के, क्या लगा के। ऐसे ही तो होता है, गांव में ऐसे ही सोते हैं ना। पहले तो 8 वाट में बहुत लोग सोते थे पहले। मैं स्कूल रायगढ़ में 1 साल पढ़ा था। हाँ, हाँ, जाना है बिल्कुल, ठीक, इमरजेंसी देखिए, ठीक। चलिए, ये हो गया। अब अगला देख लेते हैं,
चलिए डब्ल्यूबीसी देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट आज देख लेंगे, डिटेल इसको बाद में। डब्ल्यूबीसी, ठीक, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के दो पार्ट होते हैं, ठीक, कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक को कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक, एक को कहा जाता है ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट्स, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक, ध्यान रखिएगा। अर्थात एक कणिका युक्त, कणिका युक्त और एक गैर कणिका युक्त, ध्यान रखिएगा, गैर कणिका युक्त, ठीक, गैर कणिका, ठीक, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ये जो ग्रेनुलोसाइट है इसके भी तीन भाग हैं। कितने भाग हैं? तीन भाग, समझे? डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट का तीन भाग है, इओसिनोफिल्स, जिसको स्नोफिल्स बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं? इओसिनोफिल्स, ठीक, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग स्नोफिल्स बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं? स्नोफिल्स बोलते हैं ना। सर्दी में, शरीर में सर्दी हो गया, स्नोफिल की मात्रा बढ़ गई, यही बढ़ गया स्नोफिल्स, ठीक है, क्योंकि इसका काम है प्रतिरक्षा करना। इसका मतलब जब सर्दी के रोटो वायरस हमारे शरीर में आता है तो इसकी संख्या बढ़ जाती है उसको मारने के लिए, जिसकी वजह से आपको गर्दन जाम लगेगा, सीना भारी लगेगा। इसका मतलब, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, ठीक है, वो क्या करता है? स्नोफिल्स की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड में बढ़ जाएगा, ब्लड चेक कराओगे तो बोलता है स्नोफिलिया हो गया है, यही है। दूसरा है बेसोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स, 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 ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट के भी तीन प्रकार हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कौन कौन सा है? इओसिनोफिल्स या स्नोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा क्या है? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। जो ए ग्रेनुलोसाइट है इसके भी दो प्रकार हैं, ठीक, इसके भी क्या है? दो प्रकार हैं, ठीक। एक है ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है, और दूसरा है मोनोसाइट, मोनोसाइट्स, ठीक। तो ये इसके डब्ल्यूबीसी का देखा जाए तो पांच अलग अलग प्रकार की चीज, ये सब उसके डिफेंस वाले चीज है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का कार्य है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करना? निर्माण करना, सुरक्षा करना। तो ये पांचों मिलकर सुरक्षा करेंगे, ठीक है। पहला इओसिनोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स, तीसरा न्यूट्रोफिल्स, फिर ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। तो नाम बोलते जाओ ना साथ साथ, तभी याद होगा, तभी क्या होगा? याद होगा, ठीक। डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार हो गए? ठीक, कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। पहला ग्रेनुलोसाइट, दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है इसके भी तीन प्रकार हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जो ए ग्रेनुलोसाइट इसके दो प्रकार हैं, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट। अब एक एक करके इसका कार्य देख लेते हैं, ठीक। अब देखिएगा, इसमें से दो चीजों को सबसे पहले एक ही बार में कंप्लीट कर लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स को और मोनोसाइट को, ठीक। ये जो न्यूट्रोफिल्स है और मोनोसाइट, ये फाइकोसाइटिक सेल है, अर्थात हमारे शरीर की भक्षक कोशिकाएं हैं, भक्षक कोशिका। इसका मतलब ये बैक्टीरिया, वायरस जो भी हमारे शरीर में जाएगा ये उसको खा जाएगा, नष्ट करेगा, भक्षक कोशिका है, ठीक, फाइकोसाइटिक सेल है, फाइकोसाइटिक सेल, भक्षक कोशिकाएं हैं, ठीक। कौन कौन? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, ठीक है। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। स्नोफिल्स क्या है? स्नोफिल्स का काम क्या है? ठीक, स्नोफिल्स यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक, प्रतिरक्षा का काम करता है। इसी के वजह से हमारा शरीर अति संवेदनशील होता है, अति संवेदनशील होता है, यानी हमारे शरीर में अति संवेदनशीलता इसी के वजह से है। और हमारे शरीर में, ठीक,
एलर्जी इसी की वजह से शो होता है। किसकी वजह से होता है? इसी की वजह से। प्रतिरक्षा कैसे होता है समझना, ये दोनों कैसे हैं इसी से जुड़ा हुआ है। अब हम जा रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो मेरे को, ठीक है, कोई वायरस चला गया, कोई बैक्टीरिया चला गया शरीर में, ठीक है, क्या चला गया? बैक्टीरिया या वायरस या धूल कण चला गया। अब मुझको उसके प्रति क्या है? एलर्जी है, मान लो, ठीक, जैसे कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सेंट से दिक्कत होता है, इत्र वित्र से, बहुत हाई परफ्यूम इत्र है तो सर्दी हो जाएगा, उसको सर दर्द देना चालू कर देता है, होता है कि नहीं होता है हाई परफ्यूम से? इसका मतलब जब हाई परफ्यूम गया तो वो उसके लिए फॉरेन एजेंट है, बाहरी तत्व है, ठीक है। ये क्या करता है? प्रतिरक्षा के लिए इसकी मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या कोई भी डस्ट भी चला जाए, अगर वो डस्ट पार्टिकल फेफड़े के माध्यम से, ठीक, ब्लड में जाने का प्रयास करे तो ये काम करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा? ठीक, एलर्जी के माध्यम से शो करेगा। इसका मतलब आपके शरीर में तुरंत चकते आ जाएंगे, दाने दाने आ जाएंगे, खुजली लगेगा, पसीना आना चालू हो जाएगा, ठीक है। यही अति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है इस्नोफिल्स। जब आप जाओगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलेगा आपके ब्लड में इस्नोफिलिया बढ़ा हुआ है, बेनोसाइड 4 टैबलेट देगा, ठीक। फिर क्या देगा? आजकल वो टैबलेट नहीं आ रहा है, एक और टैबलेट है, एक है बेनोसाइड 4, ठीक, और एविल टेबलेट आता है ना, एविल, ये सब दिया जाता है शरीर को स्थिर करने के लिए, एंटी एलर्जी। जैसे अभी सेट्रिजिन आ गया, अभी क्या आ गया? सेट्रिजिन, ठीक है, तो बेनोसाइड 4 हो गया, ठीक, सेट्रिजिन हो गया, लिवोसेट्रिजिन हो गया, ठीक, या एविल, ये दवाई दिया जाता है क्योंकि वो एंटी एलर्जिक टैबलेट है। इसका मतलब है हमारे शरीर में एलर्जी का जो कार्य है ये इसी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? इसके वजह से। अब आ जाइए, बेसोफिल्स ये कैसे काम करता है? ये सीधे सीधे यकृत से रिलेटेड काम करेगा। बेसोफिल्स की मदद से हमारे शरीर में, ठीक, हिपेरिन और हिस्टामिन नामक 2 तत्व बनते हैं, ठीक, क्या? हिपेरिन और हिस्टामिन, ठीक, जो यकृत बनते हैं, हिस्टामिन, ठीक, ध्यान रखिएगा, जिसका संबंध बेसोफिल से है। क्या क्या बनते हैं? हिपेरिन और हिस्टामिन। इसका काम क्या है? अब एक आपके पास बॉडी का सेल्फ मैकेनिज्म है कि अगर कट हो गया, ठीक, तो यहां पर ब्लड निकलता है, तो ब्लड को थक्का जमने का है। लेकिन शरीर के अंदर थक्का क्यों नहीं जमता है? शरीर के अंदर ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रहना है, शरीर के अंदर थक्का इसी की वजह से नहीं जमता है, हिपेरिन की वजह से, ठीक, ध्यान रखिएगा। और कंबाइंडली भी बोल सकते हैं। इसका मतलब, ठीक है, जो बेसोफिल्स है वो इन दोनों को स्टिमुलेट करने का काम करता है, और हिपेरिन हिस्टामिन के वजह से शरीर के अंदर, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, शरीर के अंदर, ठीक है, रक्त का स्कंदन नहीं होता है, यानी थक्का नहीं जमता है, ठीक, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का, ठीक, नहीं जमता है। क्या होता है? नहीं जमता। इसका मतलब ब्लड आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा अंदर में, लेकिन जैसे कट लगा, ठीक है, तो वहां पर रक्त का थक्का जमने का प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन से मिलेगा, कैल्शियम आयन एक्टिवेट हो जाएगा, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो एक अलग प्रोसेस है। हाँ? हीमोफीलिया में नहीं होगा, ठीक। रॉयल डिजीज हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक, अनुवांशिक रूप से नहीं जमता है, ठीक है। चलो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवाइज, जितना भी हम लोग पढ़े हैं शुरू से देखते जाइएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र, यहां परिवहन नहीं लिख सकते हैं, परिवहन अलग हो जाएगा, परिसंचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये जीवों के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं एक कोशिकीय जीव, ठीक है, यहां भी एक कोशिकीय जीव है जैसे कि अमीबा, ठीक। इस प्रकार के जीवों में द्रवों के आदान प्रदान के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, यहां पर विसरण के माध्यम से क्या होता है? द्रवों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। दूसरी तरफ होते हैं बहुकोशिकीय जीव, जैसे कि आपका मनुष्य, पशु पक्षी, मेढक, ठीक है। तो इन सभी में रक्त के माध्यम से पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ब्लड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लड। और इसी में जितने घुलित पदार्थ हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ठीक है। और आने जाने के लिए 2 मार्ग है, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था रक्त। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान 7.4 है, ठीक है। हमारे शरीर में कुल मिला के लगभग 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है। और इसका कंपोजिशन क्या है? इसके 2 संगठन है, संगठक है। एक है इसके ब्लड के कण वाले पार्ट, ठीक है, जिसको ब्लड के पार्टिकल्स बोला जाता है, और एक ब्लड के लिक्विड वाला पार्ट जिसको ब्लड के प्लाज्मा बोला जाता है। ये जो प्लाज्मा वाला पार्ट है इसी में प्रोटीन, वाटर, लवण, हार्मोन सब पाए जाएंगे।
और प्लाज्मा भी दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, इसमें सीरम और फाइब्रिनोजिन पाया जाता है। जब प्लाज्मा में से ठीक फाइब्रिनोजिन वाले भाग को हटा देते हैं तो शेष वाला बचा हुआ भाग को क्या कहते हैं, सीरम कहा जाता है, सीरम। ठीक है, अब आ जाइए कण वाले पार्ट, जो कि टोटल ब्लड का कितने परसेंट है, 45%। इसके तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक लाल रंग का कण, एक सफेद रंग का कण और एक प्लेटलेट्स। ठीक है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है उसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, जो डब्ल्यूबीसी है उसको, और जो प्लेटलेट्स है उसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो इस तरीके से ये तीन अलग अलग कण हैं। ठीक है, जिसमें से आरबीसी को पहले देख लेते हैं। आरबीसी लाल रुधिर कणिका। ठीक है, इसका निर्माण भ्रूण अवस्था में यकृत में, प्लीहा में होता है। शिशुओं में ध्यान रखिएगा, जब ये बच्चे का जन्म हो जाता है तो बोन मैरो में होता है। इसका आकार उभयावतल है, दोनों तरफ से चपटा होता है। ठीक, मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक का अभाव पाया जाता है, परंतु ऊंट और लामा में, ठीक, लामा में केंद्रक पाया जाता है। इसकी जीवन अवधि 120 दिन है। ठीक, मृत होने के बाद यह, ठीक है, कहा जाता है स्प्लीन में, और यहीं पर इसका विघटन होता है। ठीक है, इसीलिए इसको आरबीसी की कब्रगाह बोलते हैं। और यहां पर कुछ मात्रा में ब्लड जमा होता है, जिसके लिए इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए आरबीसी। आरबीसी का एक बेसिक कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी जो है श्वसन का कार्य हीमोग्लोबिन की वजह से करता है। ये दो चीजों से मिलकर बनता है, हीम और ग्लोबिन। कहीं पर हिमेटिन भी लिखा है, वही चीज है, कहीं पर हिमेटिन भी लिखा रहता है प्लस ग्लोबिन। हिमेटिन और हिम में अलग नहीं है, वो भी लिख देता हूं, हिमेटिन भी लिखा रहता है, हिमेटिन। ठीक है, ये हिमेटिन या हिम जो है एक प्रकार का वर्णक है, यानी पिगमेंट है, जो कि लोहे से बना होता है, आयरन से, जिसका कलर क्या होता है, लाल। और इसी की वजह से आपके पूरे ब्लड का कलर लाल होता है। दूसरा है ग्लोबिन, ये एक प्रकार का प्रोटीन है, और यही प्रोटीन कैरी करेगा गैसों को, चाहे वो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, अर्थात ये गैसों का काम करेगा। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक, या योग करता है, जुड़ता है, तो इसको एक यौगिक का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो इसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब दोनों क्या है, अस्थायी यौगिक है। ठीक, इसका मतलब जल्दी से छोड़ देंगे। ठीक, लेकिन ये नहीं छोड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, ये इस तरह से पूरा क्या करेगा, पकड़ लेगा। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर स्थायी यौगिक बना लेता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन की कैरी करने की क्षमता कम हो जाता है। यहां पर देख लीजिए, ठीक, ये कार्बन मोनोऑक्साइड पकड़ लिया इसको। ठीक है, अब ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, इसीलिए व्यक्ति की दम घुटने से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के दो भाग होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के भी तीन भाग होते हैं। ठीक, पहला है आपका एओसिनोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, जो ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं इसके दो भाग होते हैं, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट। ये जो एओसिनोफिल्स है ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करते हैं, इसी के वजह से हमारा शरीर अति संवेदनशील होता है। ठीक, जो हाइपर सेंसिटिवनेस होता है इसी की वजह से होता है, और ये एलर्जी यही शो करता है। क्या करता है, एलर्जी को ये शो करेगा। ठीक है, बेसोफिल्स, इसकी मदद से हमारा यकृत जो है एक विशेष प्रकार का पदार्थ निकालता है, जिसका नाम है हिपेरिन और हिस्टामिन, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमता। और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स और ये मोनोसाइट, ये दोनों मिलके हमारे शरीर की भक्षक कोशिकाएं का निर्माण करती है। ठीक है, जिसके वजह से हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी है उसको क्या करेगा, ये खा जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, खा जाएगा। आया समझ में। ठीक है, ये केवल ब्लड का कंपोनेंट देखा है। ठीक, कल कंपोनेंट में हम ल्यूकोसाइट को देखेंगे। किसको देखेंगे, ल्यूकोसाइट। उसके बाद हम धमनी सिरा, हृदय के कार्य देखेंगे, फिर ब्लड ग्रुप देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, ब्लड ग्रुप, कैसे कैसे ब्लड ग्रुप होता है। ठीक, उस पर फिर आरएच फैक्टर देखेंगे, फिर एथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस देखेंगे। एक बीमारी होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस, बीमारी नहीं, एक अवस्था होती है जिसमें, ठीक, दूसरा बच्चा जन्म लेने के समय मृत्यु हो जाता है। पहला बच्चा तो जन्म ले लेगा, दूसरे बच्चे में निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब नहीं, वो पहले का कंडीशन था। अब बहुत सारे प्रिकॉशन आ चुके हैं। अगर पहले से पता चल गया है कि माता जो है RH नेगेटिव है और पिता जो है RH पॉजिटिव है, तो प्रिकॉशन वाली दवाई पहले से लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जानकारी। तो कल हम ब्लड, क्या ये जो ल्यूकोसाइट बचा इसको पढ़ लेंगे, छोटा सा टाइप टॉपिक था। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, धमनी सिरा, फिर हृदय के कार्य,
ठीक है, क्या? हृदय के कारण, फिर उसी में ब्लड ग्रुप। चलिए